History is the chronological arrangement of various events which are properly arranged after proper analysis of causes and effects. Proper analysis of causes and effects of various incidents which have already taken place या which have already occurred. समझ में आया क्या? ठीक है, 5 लाख साल पहले इस धरती पे अर्ली ह्यूमंस आए, अर्ली ह्यूमंस, ठीक है। और अर्ली ह्यूमंस जो थे वो बाइपिडल थे। बाइपिडल का मतलब क्या? दोनों पैर पे चलते थे वो लोग, लेकिन ना वो लोग फिर भी ऐसे आड़े ही चलते थे, उनके सिर्फ हाथ आजाद थे। लेकिन फिर भी क्या उनको प्रॉपर ह्यूमंस बोला जा सकता है क्या? नहीं। दे ओनली वॉक्ड बाइपिडली बट दे कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रॉपर ह्यूमंस। अगर हम लोग प्रॉपर मॉडर्न डे ह्यूमंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? होमो इरेक्टस की। होमो यानी मैन, इरेक्टस यानी स्ट्रेट। तो वो मैन जो पहले स्ट्रेट चलने लगा इंसान, ठीक है, जिसका मतलब रीढ़ का हड्डी एकदम स्ट्रेट था, प्रॉपर मॉडर्न डे ह्यूमंस की तरह, ये पाया जाता है तकरीबन 70,000 साल पहले। इसकी सबसे पुरानी बोन एक महिला की बोन है, एक फीमेल बोन है जो पाई गई है कॉन्गो में। कॉन्गो किधर है? बहुत ही खूबसूरत देश है। कहां पर? सेंट्रल अफ्रीका में। समझ में आप लोग को? वो जो मैक्सिला है ना, मैक्सिला समझता है? जॉ बोन, जॉ बोन को साइंटिफिक टर्म्स में क्या बोला जाता है? मैक्सिला। जबड़े की हड्डी का मतलब है ना, ये हड्डी पाया गया है कॉन्गो में, एक फीमेल की हड्डी है और वो तकरीबन 70,000 साल पुरानी है। तो साइंटिस्ट का ये कहना था कि आज की तारीख में दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो कहीं ना कहीं उसी मतलब वो फीमेल के मतलब क्या वंशज हैं। तो हम लोग सबके सब, हमारी जो कॉमन एंसेस्टर है वो कॉन्गो में उसकी हड्डी पाई गई है। समझ में आप लोग को? ठीक है, इसके आगे देखो, 70,000 साल पहले प्रॉपर ह्यूमंस आए और उससे पहले थोड़े मतलब बाइपिडली चलते थे कुछ ह्यूमंस, वो 5 लाख साल पहले इस धरती पे आए। तो उससे पहले क्या था? उससे पहले ये था कि असम में शिवालिक हिल्स का जो इलाका है वहां पर ओरंगुटैन्स की हड्डियां पाई गई हैं। ओरंगुटैन समझता है? वो ऑरेंज रंग का बंदर होता है ना, छोटा सा, वो इतना सा छोटा सा बंदर होता है ओरंगुटैन, ठीक है। और 2 ओरंगुटैन्स की हड्डियां पाई गई हैं, एक फीमेल हड्डी है और एक मेल हड्डी है। ये मेल का है लोगो और ये फीमेल का साइन होता है, ठीक है। तो जो फीमेल की जो हड्डी पाई गई, इट केम टू बी कॉल्ड एज शिवा पिथिकस। जो हिस्टोरियन ने इसको खोज किया उसको लगा कि ये जो फीमेल की हड्डी है वो इंसान की तरह दिखती है और ये इससे भगवान शिव की हड्डियां हैं। और दूसरे को लगा कि ये मेल की हड्डियां हैं तो ये भगवान राम की हड्डियां होंगी शायद से। तो नाम क्या पड़ गया इनका? रामा पिथिकस। रामा मतलब गॉड का नाम, शिवा मतलब गॉड का नाम, और पिथिकस यानी क्या? स्केलेटन, बोन, ठीक है। बोन, स्कल या स्केलेटन बोल सकते हैं इनको। समझ में आप लोग को? ठीक है। रियली वो भगवान राम और भगवान शिव की हड्डियां नहीं है, लेकिन बस वो लोग ने हिस्टोरियंस ने नाम दे दिया है शिवा पिथिकस एंड रामा पिथिकस। समझ में आप लोग को? कहां पाई गई है ऐसी ओरंगुटैन? फिर बाद में पता चला कि ओरंगुटैन की हड्डियां इंसानों की नहीं। और ये जो हड्डियां जो शिवालिक हिल्स जो असम के इलाके में पाई गई थी वो थी तकरीबन 1.5 करोड़ साल पुरानी, 1.5 करोड़ साल पुरानी। ये तकरीबन 50 साल पहले ये भारत में डिस्कवर की गई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया बहुत नया कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया दुनिया के सबसे पुराने कंट्रीज में से एक है। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जितने भी मॉडर्न डे ह्यूमंस है 70,000 साल पुराने, ये सबके सब इवॉल्व होते गए, ठीक है। इन्होंने फाइनली फिर 35,000 ईयर्स पहले
ये भीमबेटका का जो इलाका है ना बेटा, भीमबेटका का जो इलाका है, ये कौन सा इलाका आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट वेयर इज इट? मध्य प्रदेश। तो वहां पर एक छोटा सा जंगल है, भीमबेटका का इलाका है। तो भीमबेटका में जो गुफाएं पाई गई हैं, तो उन गुफाओं में केव पेंटिंग्स पाई गई हैं स्टूडेंट्स, केव पेंटिंग्स पाई गई हैं। वो केव पेंटिंग्स एकदम साधारण सी केव पेंटिंग्स हैं। वो इंसानों को नाचते हुए, शिकार करते हुए, झगड़ा करते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, अलग अलग पोजेस में, बहुत ही बेसिक कलर्स, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब कलर्स के साथ इस्तेमाल किया करके उन्होंने क्रॉप पे छोटी छोटी पेंटिंग्स बना के रखी हुई है। समझ में आप लोगों को? तो इनको क्या कहा जाता है? भीमबेटका पेंटिंग्स। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि इंसान का ओरिजिनेशन हुआ कहां से है। समझ में आप लोग को? 35,000 साल पहले इंसान ने केव पेंटिंग बनाना चालू कर दी थी। लेकिन क्या इंसान की केव पेंटिंग्स इतनी ही पुरानी है? नहीं। अभी जो लेटेस्ट 1 महीने पहले जो रिसर्च हुई है इंडोनेशिया और मलेशिया के इलाकों में, इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के इलाके में, जो मतलब समुद्र तट है उसके नीचे सबमर्ज, सबमर्ज पता अंडर वाटर केव्स भी होती हैं, ठीक है, समुद्र के नीचे भी केव्स हुआ करती हैं। तो वहां की दीवारों में अलग अलग केव पेंटिंग्स पाई गई, और ये केव पेंटिंग्स हाल ही में जब पाई गई हैं तो पता लगाया गया दैट दीज आर 45,000 ईयर्स ओल्ड, 45 to 55,000 ईयर्स ओल्ड। तो जो हम लोग मानव इतिहास के बारे में जानते हैं और ये कहते हैं कि हम ही सबसे एडवांस्ड हैं और मानव ज्यादा पुराने नहीं हैं, एकदम गलत। हम इतने पुराने हैं क्योंकि 55,000 ईयर्स पहले भी हम लोग केव पेंटिंग्स बनाया करते थे। समझ में आया क्या? ठीक है। तो 45,000 ईयर ओल्ड केव पेंटिंग्स डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया अंडर वाटर। इसके ऊपर 100 वर्ड लिख के लाओ, वेरी फेमस। अभी एक हफ्ते पहले, 1 महीने पहले की न्यूज है ये, केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, इसके ऊपर भी 100 वर्ड्स लिख के लाओ, ठीक है। फिर बाद में ये रामापिथिकस और शिवापिथिकस, इसके ऊपर भी 100 वर्ड्स लिख के लाओ। मैं बार बार 100 वर्ड्स का होमवर्क देने वाला नहीं है, कि आपको अपने समझदारी से करना है। समझ में? मेरे लिए वेट मत करो कि मैं होमवर्क दूंगा तो तुम लोग होमवर्क करोगे। समझ में? आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, अभी हाल ही में पिछले साल की बात है, पिछले 1 डेढ़ साल पहले की बात है, इंडोनेशिया के इलाके में, इंडोनेशिया के इलाके में डेनिस ओवंस, क्या नाम है? डेनिस ओवंस। डेनिस ओवंस ये जो इंसान है 8-8 10-10 फुट ऊंचे, 8-8 10-10 फुट ऊंचे जो इंसान है, उनकी हड्डियां पाई गई हैं। ये जो डार्ट बता आपको, डार्ट विजडम टूथ जो होता है उसकी एक हड्डी पाई गई। इंसान की हड्डी होती है ना डार्ट की, वो इतनी सी होती है, इतनी सी, इतना सा दांत होता है हमारा। डेनिस ओवंस की जो हड्डियां पाई गई है ना, वो एक इंसान की इससे कम से कम 4 गुना बड़ा उनकी डार्ट की हड्डी पाई गई है। तो अगर इंसान का एक दांत 4 गुना बड़ा है हम इंसानों से, तो वो इंसान खुद कितना बड़ा होगा? 10-15 फुट तो होगा। तो ऐसे इंसानों को क्या कहा जाता है? डेनिस ओवंस। उसी दाढ़ की हड्डी के बाजू में एक रिंग पाई गई है, रिंग, एक रिंग पाई गई है। और उसका जब एमआरआई स्कैन किया गया, उसका सीटी स्कैन जब किया गया, तो साइंटिस्ट लोग ने ये बोला कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये तकरीबन 35 से 40 हजार साल पुरानी है। और ये इतना इतना बेहतरीन तरीके से कारीगरी की गई है कि इसको ये मॉडर्न डे ये इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और लेजर टेक्नोलॉजी से भी बनाना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग समझ लो, जो हम लोग ये दम भरते हैं कि मॉडर्न डे इंसान सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, ये एकदम गलत है। पुराने जमाने में 10 20 30 40 50 हजार साल पहले भी इंसान बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। सवाल ये है, ये डेनिस ओवंस के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 1.5 साल पहले जो एग्जाम आया था, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था यूपीएससी में ये डेनिस ओवन डीएनए के बारे में। समझ में आया क्या? जायंट क्रीचर्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स who were very technologically advanced। डेनिस ओवंस के ऊपर 100 वर्ड्स। समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भीमबेटका के बारे में बता दिया, डेनिस ओवंस की पेंटिंग्स के बारे में बता दिया मैंने, और ये सब रिंग वगैरह सबके बारे में बता दिया। फाइनली फिर हुआ क्या? धरती में अलग अलग चेंजेस होने लगे, ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, और अचानक से धरती का जो टेम्परेचर है वो गिरने लगा। धरती का जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, ये 2 लाख साल पहले से गिर रहा था, धीरे 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 धीरे। फिर 70-80 हजार साल पहले बहुत ज्यादा वोल्केनोस फटे, बहुत ज्यादा वोल्केनोस फटे। समझ में? और वोल्केनोस फटने की वजह से इस धरती पे जो भी सनलाइट है वो वोल्केनो के धुएं की वजह से ब्लॉक हो गई।
तो जब सनलाइट नहीं लगेगी धरती पे तो क्या होगा, ठंडी जम जाएगी और इसीलिए धीरे 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 बर्फ ठंडी होने लगी, जो धरती है ठंडी होने लगी। और फिर तकरीबन 18 से 20 हजार साल पहले ये धरती पूरा का पूरा, ये धरती पूरा का पूरा बर्फ से ढक गया। फाइनली बर्फ फिर पिघलना चालू हुई। जब वो धुआं, जब वो वोल्केनो का ऐश हवा में जब वो क्लियर हुआ तो फिर फाइनली आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि धरती वापस से मतलब क्या गर्म होने लगी और जो आइस है, जो आइस जो धरती पे जम गई थी उसको वापस से पिघलने लगी और फिर बड़े बड़े ओशंस बन गए। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं आइस एज। आइस एज में इंसान ने कैसे जिंदा रहा, इंसान बहुत सारे जानवरों को उसने मार दिया और अपनी गुफा में रख के उसने बहुत टाइम के लिए स्टोर किया और फिर बाद में उसको हाइबरनेटिंग पीरियड में उसको वह खाते रहा और फिर बाद में उसने अपना सर्वाइवल किया। इसमें सबसे महान इंसान कौन सा था, निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ होगा। आपने अगर फिफ्थ स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक का याद नहीं है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। निएंडरथल मैन इट वाज कॉल्ड, एंड द निएंडरथल मैन वाज फाउंड वेयर, वाज फाउंड, इसकी फॉसिल सबसे पहली बार कहां फाइंड आउट की गई थी बेटा, जर्मनी में। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और मैन के बारे में सुना होगा, द पेकिंग मैन। पेकिंग मैन वाज फाउंड वेयर, इसकी फॉसिल्स कहां फाइंड आउट की गई थी, इसकी फॉसिल्स फाइंड आउट की गई थी चाइना में, चाइना में। ठीक है, फिर एक और चीज, क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन, क्रो मैग्नन मैन की आई थिंक इसकी जो ये थी वो फाइंड आउट की गई थी अफ्रीका में। ये सब मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ की बुक में पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग जरूर पढ़िए एनसीईआरटी, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गो नोवेयर। समझ में आप लोग को? ठीक है, तो ये अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइप के जो लोग रहते थे उन्होंने आइस एज को सरवाइव किया और फिर फाइनली इस धरती से बर्फ क्लियर हुई कभी 10,000 इयर्स पहले। आइस एज की फिल्म देख लो, वो कार्टून पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंसान तो बच गए लेकिन बड़े बड़े जानवर जैसे कि थे सेबर टूथ, सेबर टूथ ये बेचारा मर गया। मैमथ, मैमथ वो हाथी जैसा दिखने वाला वो मर गया। टाइगर जैसे दिखने वाला जिसके इतने बड़े बड़े दांत थे सेबर टूथ, वो मर गया बेचारा। सेबर टूथ और मैमथ वगैरह ये सब है ना मर गए, लेकिन इंसान बच गए। और इंसान जब बच गया तो उसने ये डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब ये हंटर गैदरर लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हो गया, अब वी आर नॉट गोइंग टू डू इट। अब हम लोग प्रॉपरली सेटल्ड इलाकों में रहेंगे, शांति से हम लोग अपना खाना ग्रो करेंगे, क्योंकि शिकार करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रोजाना शिकार नहीं मिलता और रोजाना शिकार की तलाश में जाओगे तो कभी आप भी शिकार हो जाओगे। तो इंसान को फिर अक्ल आई और फिर इंसान ने तकरीबन 8000 बीसीई, 8000 बीसीई के आसपास क्या करना चालू किया, एग्रीकल्चर। इंसान ने देखा कि प्लांट्स कैसे ग्रो किए जा सकते हैं और फिर उसने स्टार्ट क्या कर दिया, एग्रीकल्चर उसने स्टार्ट कर दिया। समझना आप लोग ने? ठीक है, और फिर 7000 में, 7000 बीसी के आसपास उसने सबसे पहले मतलब क्रॉप ग्रो किए। कौन कौन से, बार्ली, बार्ली एंड राइस। समझ में? ठीक है, ये सब बात है। लेकिन क्या इसके पहले कुछ था, इसके पहले भी कुछ था। ठीक है, आज से 15,000 साल पहले, आज से 15,000 साल पहले, आज से 15,000 साल पहले अलग अलग लोग जो थे बेटा, वो लोग सूरज की पूजा करते थे। दे यूज्ड टू परफॉर्म सन वर्शिप। ठीक है, सन वर्शिप वो लोग किया करते थे और इसका एक बहुत बड़ा सन वर्शिप का टेंपल पाया गया है जो समुद्र में डूब नहीं गया, वो बचा हुआ है अभी भी। और वो कौन सा है, वो है गोबेकली टेपे। दिस इज इन टर्की। ठीक है, गोबेकली टेपे के ऊपर 100 वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सन वर्शिप टेंपल था। पुराने जमाने में लोग सन वर्शिप किया करते थे। सन वर्शिप क्यों? क्योंकि ये गर्मी प्रोवाइड करता है, लाइट प्रोवाइड करता है और जंगली जानवरों से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सन, बेसिकली आग। और इसीलिए 15,000 साल पहले भी लोग सन की पूजा किया करते थे। और इस मंदिर का नाम क्या था, गोबेकली टेपे। इट वाज प्रैक्टिस्ड इन, इट इज स्टिल सीन इन ये टर्की। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये तो मतलब मेन प्लेटो, प्लेटो समझते हो ना, पठार, पठार वाले इलाके में ये जमा हुआ था इलाका, इसलिए डूबा नहीं। आइसेज आई और सारा का सारा बर्फ पिघल के वो टिग्रिस और वो यूफ्रेटस नदी में जाके बह गया। लेकिन
कुछ कोस्टल इलाके थे, कोस्टल इलाके थे, जैसे कि कौन से, भारत में कोस्टल इंडिया में जो ऐसे शहर थे, हमारे यहाँ पर भी सन वर्शिप किया जाता था, उसका नाम क्या था, द्वारका। ठीक है, तो ये द्वारका, ये जो है, ये वाला जो इलाका है, ये पानी में समा गया, समझ में। और आज भी इसका बहुत ज्यादा मतलब ये पानी में समाया हुआ है, इसको मरीन आर्कियोलॉजिस्ट है ना, इसको एक्सकवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, सबमर्ज सिटी ऑफ, सबमर्ज सिटी ऑफ द्वारका, इसके ऊपर 100 वर्ड लिख के लाने हैं आपको, समझ में आप लोग को। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अभी ये फिलहाल में डिस्कवरीज हुई, जैसे कि आदि चन्नलूर हुई है, फिर बाद में उधर वो संगमेरा का अलग अलग पाया गया है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। तो बेसिकली आपको समझ में आया। फिर एक और अटलांटिस, अटलांटिस, सबमर्ज सिटी ऑफ अटलांटिस, ये इटली और ग्रीस के नजदीक है। ये भी शहर मतलब क्या कोस्टल इलाका था, तो ये भी क्या डूब के खत्म हो गया, कहां पर, आइस एज के टाइम पे। तो अटलांटिस के ऊपर सबमर्ज सिटी ऑफ अटलांटिस 100 वर्ड, सबमर्ज सिटी ऑफ द्वारका 100 वर्ड, एंड सिटी ऑफ गोबेकी टेपे 100 वर्ड्स, सबके ऊपर 100 वर्ड्स लिख के लाओ, आपको हिस्ट्री का एक बेहतरीन आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा, समझ में आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। 10,000 BCE, उसके पहले का जो भी इलाका था, उसको हम लोग क्या कहा जाता है, उसको पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, पेलियोलिथिक एज यानी क्या, पुराने पत्थर, इंसान सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से ही अपना काम चलाया करता था, 10,000 BCE। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ 10,000 से पहले पहले। ठीक है, लेकिन ये भी ऐसा कुछ 100% नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ कुछ इलाके पेलियो, तो पहले देख लेते हैं पेलियोलिथिक। 10,000 BCE से पहले का जो भी इलाका है स्टूडेंट्स, वो क्या कहा जाता था, पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज का मतलब क्या, लिथिक मतलब पत्थर, पेलियो मतलब क्या, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ये लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड लोग थे, हंटर वॉन्डरर लाइफस्टाइल था इनका। ठीक है, और ये लोग अपना मतलब क्या गुजर बसर ऐसे हाइबरनेशन में जाके किया करते थे, कि अभी शिकार नहीं मिल रहा है, टेम्परेचर कंडीशंस बहुत खराब हो गई, तो हम लोग जंगलों में और ये गुफाओं में बस के रह जाएंगे, और बेहतरीन कंडीशंस होने का हम लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग अपनी दिलों से बाहर निकलेंगे। फिर बाद में आता है बेटा मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज मतलब क्या, मिडल पत्थर। ठीक है, इसमें इंसान को थोड़ी अक्ल आई और उसने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। ठीक है, ये कौन सा टाइम है, ये 10,000 BCE से लेकर 6,000 BCE का टाइम है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो स्टार्ट होती है, उनका मतलब उनका केव पेंटिंग स्टार्ट होता है पेलियोलिथिक एज में, और खत्म कहां होता है, मेसोलिथिक एज में, समझ में आया। और ये वाला जो टाइम है, ये यहाँ पर 7,000 BC का ये जो टाइम है बेटा, यहाँ पर चालू हुआ प्रॉपर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ चालू हुआ, मेहरानगढ़ के इलाके में, मेहरगढ़। मेहरगढ़ किधर आता है, पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ और एक मकरान इलाका, मकरान किधर आता है, बलोचिस्तान में। ठीक है, बलोचिस्तान में आता है, और मेहरगढ़ आता है पाकिस्तान में। इज इट अंडरस्टूड आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर इंसान ने राइस का खेती करना चालू किया, राइस, कॉटन एंड बार्ली। ठीक है, राइस, कॉटन एंड बार्ली का इन्होंने शुरुआत की, समझ में। इसीलिए यहाँ पर जो खेती होने लगी, यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट सेटल्ड लाइफस्टाइल वाला कल्चर स्टार्ट हुआ। यहाँ पर 9,500 BCE, यानी आज का 2021 प्लस 9,500 यानी क्या हो गया, 11,521 साल पहले यहाँ पर क्या होने लगा, लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों में, झोपड़पट्टियों में रहना चालू किया, और बेसिक बेसिक एग्रीकल्चर शुरू किया, और इसी को ही कहते हैं मेहरगढ़ कल्चर। ठीक है, मेहरगढ़ कल्चर क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिक लाइफस्टाइल में रहना चालू किया था, यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, समझ में। मेहरगढ़ कल्चर के ऊपर 100 वर्ड लिख के लाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, यही मेहरगढ़ कल्चर, जब लोगों को लगा कि हम लोग मेहरगढ़ के और अंदर तक जाएंगे, पंजाब के इलाके तक जाएंगे, मुल्तान और सियालकोट के इलाके तक जाएंगे, तो हम लोग को और ज्यादा अच्छा होगा, तो वहां पर ये लोग 2 शहरों में आके बस गए, जिसे क्या कहते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा का मतलब होता है रिवर साइड, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो यानी क्या, मरे हुए लोगों का शहर। तो ये दोनों के दोनों शहर मॉडर्न डे पाकिस्तान के जो इलाके हैं, सिंध और पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब ये बेटा, तो वहां पर लोग आके रहने लगे, और यहाँ पर प्रॉपर लोगों ने बहुत बड़े बड़े
इलाके बनवाए, बहुत बड़े 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 मतलब ये सिटीज और ये सब का प्रॉपर मॉडर्न डे सिटीज का इन्होंने ये सीवेज सिस्टम का सबका डेवलपमेंट किया। और ये फाइनली ये क्या कहलाया, कलेक्टिवली क्या कहलाया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझ में आया क्या? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके ऊपर 100 वर्ड्स लिख के लाओ, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। और मेहरगढ़ कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर क्या है, मेहरगढ़ कल्चर व्हिच इज कॉल्ड, ठीक है समझ में आप लोग को? तो इसके ऊपर भी 100 वर्ड्स लिख के लाओ। तो जब मैं इंडस वैली कल्चर की बात करता हूँ, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता हूँ, देन आई एम टॉकिंग अबाउट मेसोलिथिक, और उसके आगे नियोलिथिक। नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब क्या, नए पत्थर, एडवांस पत्थर ये लोग इस्तेमाल करने लगे 6000 से लेकर 1000। समझ में आप लोग को? इज इट अंडरस्टूड? लेकिन 2500 साल से लेकर 1000 बीसीई तक यहाँ पर पत्थरों का भी इस्तेमाल होता था, स्टोन्स का प्लस कॉपर का भी इस्तेमाल होता था। तो टुगेदर इट केम टू बी कॉल्ड एज चाल्कोलिथिक कल्चर, चाल्कोलिथिक एज। समझ में? स्टोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, पत्थर का भी इस्तेमाल हो रहा है। चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो चाल्कोलिथिक 2500 से लेकर 1000 तक लोगों ने स्टोन और कॉपर दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। और सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन क्या बन के सामने आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ, 900 इयर्स का ड्रॉट हो गया। हमारी जो सबकी सब जो नदियां थी, इंडस विंडस जो भी थी, सबकी सब थक गई, सबकी सब खत्म हो गई, सूख गई, इसलिए यहाँ के लोग मर गए, माइग्रेट हो गए। और 900 साल तक आप खुद सोचो, आपके घर में एक दिन पानी नहीं आता तो आपकी हालत क्या हो जाती है। 900 साल तक अगर पानी नहीं आएगा तो आप उस शहर में रहोगे क्या? कभी नहीं रहेंगे, लोग मर के खत्म हो जाएंगे या भाग जाएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा भी ऐसे ही हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कह रही थी अभी लास्ट में 3 साल पहले, जो आईआईटी कानपुर की जो रिपोर्ट आई है, एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, 900 ईयर ओल्ड ड्रॉट यहाँ पर आया गया। समझ में? उन्होंने प्रॉपर सॉइल सैंपल्स का एनालिसिस किया है, इसके ऊपर भी 100 वर्ड्स, एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 100 वर्ड्स। फिर फाइनली 1000 बीसी में क्या हो गया बेटा, 1000 बीसी में किसका डिस्कवरी होता है, आयरन। ठीक है, आयरन एज। अब लोगों ने पत्थर त्याग दिए, लोगों ने कॉपर त्याग दिया, और सब लोग इस्तेमाल बहुत बेहतरीन से क्या इस्तेमाल करना चाहिए, लोहा। लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था, और इसीलिए हर गरीब और अमीर हर कोई लोहे का इस्तेमाल करके स्टोन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स बना टूल्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स बना के खेती बाड़ी कर सकता था। और इसी वजह से लोहे के ये मतलब डिस्कवरी के बाद बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया। समझ में आया आप लोग को? इसीलिए ही आयरन एज को एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। समझ में? लिख दो, आयरन एज, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ आयरन, discovery of iron led to the agriculture revolution in ancient India. समझ में? 100 words करो होमवर्क। डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। कमेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस में डायरेक्ट। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। कमेंट, क्या वाकई में आप सहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं तो क्यों सहमत नहीं है, सहमत है तो क्यों सहमत है? ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है, कॉपर हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और स्टोन से सारे के सारे टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स नहीं बन सकते, लकड़ा भी सड़ जाता है, लेकिन लोहा क्या, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और फटाफट काम हो जाता था। तो इसीलिए क्या बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होने लगा। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होने लगा तो लोगों ने अपना सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कर दिया, और लोगों ने कमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आया, और पैसों से इंसान ने बार्टर ट्रेड करना चालू कर दिया, और इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा। समझ में आप लोग को? और इसी के ही चलते आप क्या देखते हैं आज की तारीख में, ठीक है, जब लोगों के पास पैसा आया, पैसा ज्यादा आया, तो लोगों ने अपना टैक्स भरना चालू कर दिया, क्योंकि लोगों को डर था कि हमारा पैसा कोई लूट ना ले। और इसीलिए एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने टैक्स भरना चालू किया, बड़े बड़े अमीर लोगों को, जो अमीर लोग उनको क्या प्रोवाइड करते थे, सिक्योरिटी। और यहीं से ही सिस्टम क्या चालू हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आने लगा। दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ जनपद किंगडम्स। जनपद किंगडम्स, समझना? पहले तो मतलब क्या,
हर कोई लोग मतलब क्या गरीब लोग रहते थे अपने अपने हिसाब से, छोटा मोटा ये गांव झोपड़ों में रहते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, डिस्कवरी ऑफ आयरन की वजह से दिन दुगना रात चौगुनी, मतलब एग्रीकल्चर तरक्की करने लगा, टैक्स बहुत ज्यादा आने लगा, और फिर इसी इंसान ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज करते हुए किंगडम्स को जन्म दिया। पावरफुल एक आदमी जो सबकी गारंटी लेगा सबकी प्रॉपर्टी की, समझ में? तो इन्हीं को क्या बोलते थे, जनपद। जन का मतलब होता है पब्लिक, पद का मतलब होता है डेजिग्नेशन, ठीक है? यानी कुछ ताकतवर लोग, उनको एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट दे दी गई और वो लोग क्या कहलाए, राजा कहलाए, या राजन कहलाए, राजन, समझ में? और यही इंडस वैली के बाद में ही जब लोगों को समझ में आया कि पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं और किंगडम सब मतलब अपीयर हो रहे हैं, द फर्स्ट किंगडम, तो इंसान के पास जो भी लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए उन्होंने लिखना चालू कर दिया, लोगों ने फिर क्या किया, बहुत तमाम अलग अलग चीजें। तो जो नॉलेज उनके पास था ऑलरेडी और नया नॉलेज जो ऑब्टेन्ड था, इसको दोनों को कोलैबोरेट करके इसको कोडिफाई करना चालू कर दिया, क्योंकि हर चीज बाहर तो नहीं रख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, पत्ता चित्रों पे, मतलब जो सूखे हुए छाल जो होती है ना पेड़ों की, उस पे। और इन्हीं को ही बोला गया वेद, ऋग्वेद। समझ में आया क्या? ऋग्वेद का जन्म तकरीबन 1500 बीसीई में होता है, लेकिन जो मॉडर्न आप जो दुकान में खरीदते हो ऋग्वेद, इसकी लिखावट फाइनल कंप्लीशन में तब आई तकरीबन आज से 1500 साल पहले आई, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। समझ में? पहले भी लोग ऋग्वेद पढ़ा करते थे, लिखा करते थे, लेकिन जो मॉडर्न डे में जो ऋग्वेद देखते हैं ये आज से सिर्फ 1500 साल पहले ये एग्जिस्टेंस में आई। ओरिजिनल ऋग्वेद 1500 बीसी यानी 3000 साल से ही इस धरती पे मौजूद है। समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद वगैरह हो गए, ऋग्वेद के साथ साथ अलग अलग चीजें लिखी आने लगी, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? और ये सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाने लगा, बेसिक एज। समझ में? तो डिस्कवरी ऑफ आयरन, आप खुद सोच